साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ साहब के बारे में ऐसी जानकारियां मिली हैं कि आप सुनकर माथा पकड़ लेंगे। मैं तो जब रिसर्च कर रहा था तब मुझे लगा कि यार घटनाएं इक्का दुक्का ऐसे वैसे आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जब हम डॉट्स को जोड़ना शुरू करते हैं, एक एक घटनाओं को जोड़ना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है कि जगदीप धनखड़ साहब ने पिछले कुछ वर्षों में किया क्या है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी कितना संयम रखते हुए जगदीप धनखड़ साहब के बारे में विचार कर रहे होंगे, ये सोचना जरूरी है। और मैं तो अभी आपके सामने कुछ ऐसे खुलासे करूंगा दोस्तों, ऐसे काले चिट्ठे आप यकीन नहीं मानेंगे। और कई बार क्या होता है, अगर गलत चीजों को भी सही संदर्भ में रख दीजिए तो समझ में आता नहीं है, ये सब नैरेटिव का खेल होता है। और ऐसी कहानियां, एक बार तो ऐसा हुआ दोस्तों कि वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से अपनी तुलना करने लगे, कहने लगे अरे यहां मोदी हैं, द्रौपदी मुर्मू है, मैं क्यों नहीं। कभी ब्यूरोक्रेसी को कुछ से कुछ कहने लगे, कभी मोदी सरकार के मंत्रियों को सबके सामने बेइज्जत कर दिया। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज मंत्री, उनको बड़े विमान, बड़ी चीजें, बड़ा। मैंने दोस्तों इस वीडियो में आप देखिएगा, मैं 10 गुना काले चिट्ठे निकाल करके लाया हूं। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यार इतनी बेरुखी क्यों। मैं तो अब यह सवाल देता हूं आपके सामने कि इतना संयम कैसे। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई सारी चीजें जो शायद हम भी गलत होते हैं, हम उत्साह में आकर के कुछ चीजें रख देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ अलग दिशा में सोचते हैं। और मैं आपके सामने एक लाइन में बता दूं दोस्तों कि जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को नहीं समझते वो समझ लें, वो कभी भी जुडिशरी से विवाद नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। जहां तक हो बिल्कुल तालमेल होना चाहिए। कभी वो विपक्ष से मुठभेड़ नहीं चाहते, कभी नहीं। और खास करके जब कोई चुनाव भी ना हो तब भी। आज का वीडियो पूरा देखिएगा, मैं गिनती के साथ 10 गुना जगदीप धनखड़ साहब की अभी आपको दिखाने वाला हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, बताइएगा आप क्या सोचते हैं कि आखिर उनको हटाया गया। और हाँ, एक बात बता दूं, कल मैंने कहा था ना पहली बार कि इनको हटाया गया, अब सारे लोग बोल रहे हैं इस्तीफा कुछ नहीं है, कहा गया इस्तीफा दो वरना बाहर कर देंगे, तब दिया गया। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। और साथ में दोस्तों HB मेलोडी, वहां पर हमने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्म दिवस को लेकर अभी 2 महीने पहले ही हमने पहला गीत अपलोड किया है, हीरक जन्मोत्सव। दोस्तों आपसे निवेदन है कि ज़रूर देखिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन 10 गुनाह जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक एक गिनती से पहले, उससे पहले कुछ जानकारियां आपको देता हूं, महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं उपराष्ट्रपति महोदय 21 जुलाई की रात को 9 बजे अचानक से सब कुछ, सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन चले गए। सारे लोग दंग, वहां अधिकारी, क्योंकि एक एक सेकंड, एक एक मिनट प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। राष्ट्रपति कोई व्यक्ति नहीं, एक पद होता है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक। वो चले गए, अधिकारी असमंजस में कि ये क्यों आ गए। फिर तुरंत बातचीत होने के बाद उनकी मुलाकात आयोजित की गई और वहां पर जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा। ये बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन उन्होंने कर दिया, कोई बात नहीं। चुनाव आयोग भी सक्रिय है, चुनाव आयोग ने बता दिया है कि हमने तैयारी शुरू कर दी है। अब कभी भी चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तारीख का ऐलान हो जाएगा। मगर मेरी कहानी 10 गुना, एक एक गुना। मैं चाहता हूं आप बताइएगा दोस्तों, क्या ये सही है, नहीं है। आप जानते हैं अभी
मई में 19 मई 2025 एक समारोह था दिल्ली में। धनखड़ साहब उस समारोह में पहुंचे। आप जानते हैं ना, BR गवई साहब ने कहा था महाराष्ट्र जाने के बाद कि मैं पहली बार आया हूं और यहां चीफ सेक्रेटरी और ये सब आए नहीं। आप जानते हैं ना, तो हमने आपको वीडियो भी बनाकर दिखाया था कि हाँ भाई, उन्होंने कहा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। उस कहानी की आड़ में जगदीप धनखड़ ने एक ऐसी बात कही जो आप कल्पना में भी सोच नहीं सकते। पता है क्या कहा उन्होंने? कि मैं देखता हूं कि जहां भी जाता हूं तो सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर होती है, मेरी नहीं होती। उपराष्ट्रपति की तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती। अरे भाई, आजाद भारत के इतिहास में कब दिखाई पड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति की तस्वीर? कब? ये सीधे प्रधानमंत्री से तुलना कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के फोटो जरूर देखे होंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति का नहीं। मैं दफ्तर जब छोड़ूंगा तो यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी का फोटो हो। यार, सारे नियम कानून बदलने वाले। मैं आपको इनका वो बाइट सुनाता हूं दोस्तों। मैं तो सुना, मैं दंग रह गया कि ये व्यक्ति सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कद के बराबर पहुंचना चाहते हैं। आखिर मन में चल क्या रहा है? बयान सुनिए। I was reminded of something which is very critical in the country, and that is not for oneself. What the President Chief Justice said, we must believe in protocol. Chief Justice of the country and protocol is placed very high. When he indicated this, it was not personal. It was for the position he holds, and I am sure this will be kept in mind by one and all. In a sense, I am also a sufferer. You would have seen the photograph of the President and the Prime Minister, but not of the Vice President. Once I demit office, I'll ensure it that my successor has a photograph. ये पूरी अंग्रेजी में है। इसमें कह रहे हैं वो कि आज सुबह मुझे इस बात को रिमाइंड कराया गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि आई एम ऑल्सो सफरर, मैं भी पीड़ित हूं। आपने राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के फोटो तो हर जगह देखे होंगे, लेकिन हमारा फोटो नहीं होता। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हमारा भी फोटो, मतलब हमारे सक्सेसर का फोटो। अरे सक्सेसर का होगा तो आपका भी होगा। ये उनकी इच्छा थी। आप अभी देखिए, अब ये बहुत बड़ा ना भी लगे, छोटा लगे, क्या है, लेकिन जैसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें गुना तक पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये रास्ता किधर जा रहा है। दूसरा गुना, आप जानते हैं, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उनके अंतिम संस्कार में भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को भेजा गया। तेहरान यात्रा पर गए। अब वहां पहुंचे अंतिम संस्कार में, उनको जो होटल का कमरा मिला उसमें वो गुस्सा गए, भड़क गए, भारतीय दूतावास को भड़क गए। बोले भाई, हमारा कद तो देखो, हमारे कद के हिसाब से ना तुम कमरा दोगे। भारतीय दूतावास ने कहा, मान्यवर, आपको जो ये कमरा दिया गया, ये जो रहने की व्यवस्था की गई है, ये ईरान सरकार ने की है, मेजबान सरकार की ओर से की गई है। लेकिन वो माने नहीं, वो गुस्साते रहे। उन्होंने कहा कि भाई तुम राष्ट्रपति के ऐसा होना चाहिए। तो ये रहने के कमरे पर उन्होंने आपत्ति जताई थी। ये है दूसरा गुना, बड़े कमरे की डिमांड। तो ईरान सरकार से ही कह देते, वही आपको दे देते। तीसरे गुनाह पर आइए, वो भी देखिए, इसी यात्रा का है। जानते हैं, भारतीय दूतावास से कहा गया, क्या कहा गया, कि उपराष्ट्रपति के लिए बड़ा विमान होना चाहिए। जो विमान उनको दिया गया वो उनको नापसंद आया। और उन्होंने क्या कहा दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। कई बार धनखड़ ने यह बताया कि उन्हें विदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जैसे प्रोटोकॉल की अपेक्षा है। इकोनॉमिक टाइम्स में दोस्तों इस संबंध में खबर छपी है और बाकी अखबारों में भी,
जो सूत्रों ने अखबार को बताया कि उन्हें बताया गया कि छोटे देशों के राष्ट्रपति भी प्रोटोकॉल के मामले में भारत के उपराष्ट्रपति से आगे होते हैं, इसलिए उन्हें विदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जैसे प्रोटोकॉल की अपेक्षा है। मतलब इनको फोटो चाहिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जगह पे, इनको कमरा चाहिए राष्ट्रपति जैसा, इनको विमान चाहिए राष्ट्रपति जैसा। पहले किसी उपराष्ट्रपति ने किया है नहीं किया है देखना पड़ेगा, लेकिन ये तो अब समझ में आ रहा है एक 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 करके। चौथा गुनाह, सरकारी खर्चे पर बहुत बड़ा भोज। 20 जुलाई को इस्तीफे से एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ग्रैंड भोज। मौका क्या था? कोई सरकारी मौका था? नहीं था। इनकी पत्नी का बर्थडे था, 800 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। हर पार्टी के नेता, राज्यसभा सचिवालय के सभी स्टाफ को बुलाया गया अपनी पत्नी के बर्थडे के मौके पर। सारे लोग भोज में शामिल हुए, केजरीवाल भी शामिल हुए, वहीं जाकर दोनों की मुलाकात हुई। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, कभी प्रधानमंत्री के काम करने की शैली इनको नहीं पता है। अरे ये तो वही बात हो गई ना जो केजरीवाल करते थे। 1 करोड़ का समोसा ही खा गए, 10,000 की थाली। प्रधानमंत्री मोदी की ये कार्यशैली तो नहीं है। तो और वो भी सरकारी खर्चे पर पत्नी का बर्थडे, ये तो खैर मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। ये है चौथा गुनाह। पांचवा गुनाह देखिए, ये तो दोस्तों अगर आप सुन लें आज भी तो आप गुस्से से भर जाएंगे। आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में, और इनका कद किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान के प्रति अपने भावों को व्यक्त भी करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, मतलब सबके सामने मंच पर सभी लोगों की मतलब सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने इनको इतनी खरी खोटी सुनाई, और सिर्फ इनको नहीं पूरे के पूरे भारत सरकार को बदनाम कर दिया। पूरी की पूरी सरकार को किसानों के सामने खड़ा कर दिया कि किसान के लिए सरकार कुछ नहीं करती। मैंने आज जब ये बयान सुना तो मैं तो हिल गया। मैं आपको बयान दिखा रहा हूं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इनको तो उसी समय निकाल देना चाहिए था, उसी समय समझ जाना चाहिए था कि ये सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। इन्हें सत्यपाल सिंह तैयार हो गए, उसी दिन समझ जाना चाहिए। मैं आपको बयान सुनाता हूं, बड़े गौर से देखिए कैसे सरकार के खिलाफ ये नैरेटिव बना रहे थे। देखिए। मुख्यमंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। इनका पूरा टोन देख लीजिए दोस्तों, पूरा टोन, आप हिल जाएंगे कि कोई सरकार का आदमी, सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी ही सरकार के सबसे बड़े मंत्रियों में से एक कृषि मंत्री, जहां सरकार को वास्तव में कुछ ऐसे लोगों से जूझना पड़ रहा है, कुछ ऐसी मांगे रख रहे हैं जो कोई पूरा कर ही नहीं सकता। अरे ये सरकार छोड़िए, 50 सरकार भी आ जाए नहीं पूरा कर पाएगी। पूरे भारत का पैसा भी दे दिया जाए, सबको भिखारी मान लिया जाए और किसान को दे दिया जाए, कोई मजदूर नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, कोई प्लम्बर, कारपेंटर, मिठाई वाला, घड़ी वाला, कुछ भी, तब भी नहीं पूरा हो सकता। और उस मुद्दे पर जगदीप धनखड़ साहब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोस रहे हैं, मोदी सरकार को कोस रहे हैं। उसी समय हटा देना चाहिए था। तो ये तो है पांचवा गुनाह। छठा गुनाह, और ये न्यायपालिका के साथ है दोस्तों। कई बार मैं कहता हूं, हम लोग भी
सोचते हैं, चूंकि हम लोगों ने न्यायपालिका के ऐसे रूप देखे हैं जो असहज करने वाले भी हैं। अब ये बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, आप सोचिए दोस्तों, जैसा लगता है कि सरकार ने इनको प्रवक्ता बना दिया है, लेकिन बनाया नहीं है। ये बड़ी गलतफहमी है। मोदी सरकार टकराव नहीं चाहती है। अरे कोई सरकार नहीं चाहती, लेकिन ये मोदी सरकार तो कतई नहीं चाहती कि न्यायपालिका से टकराव। और ये लगातार एनजेएसी हो, शक्तियों का बंटवारा हो, आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल बोलना हो, तमाम तरह की टिप्पणियां कोई भी ले लीजिए, ये अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं मोदी जी का प्रवक्ता हूं। थे नहीं। दोनों संस्थाओं में टकराव की कोशिश। और क्या इनको नहीं पता? आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जिन मंत्रियों ने भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका के खिलाफ बोलने की कोशिश की, उनका डिपार्टमेंट बदला है। रविशंकर प्रसाद, याद कीजिए, उनको कहा भैया धैर्य। फिर किरण रिजिजू, उनका मंत्रालय बदला, ये भी बोल रहे थे सरकार किसी भी कीमत पर दोस्तों न्यायपालिका से टकराव नहीं चाहती, और ये टकराव पैदा कर रहे थे। चलो एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, अब उसके बाद होल्ड करो, खत्म। सरकार को करने दो, सरकार निपटना जानती है भाई। अगर उसको कोई दिक्कत है वो बोल सकती है, उसके वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल है, तमाम लोग हैं। आपको किसने कहा? ये कर रहे थे। यह है छठा गुना। 7वां गुना, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव रोकने की ये कोशिश क्या करेंगे, टकराव को बढ़ा रहे थे। ये सबके बीच जाकर ये प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं मोदी शाह का मतलब सबसे खास आदमी हूं, उनके कहने पे टकराव। और ये पहले व्यक्ति हैं, आप समझिए, जिसके खिलाफ विपक्ष नो कॉन्फिडेंस का जो एक मोशन होता है वो लेकर के आया, कि इसे हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया। अब जानते हैं दोस्तों, और इन्हीं के कार्यकाल में, ये भी याद रखिए, एक नया रिकॉर्ड बना जब 146 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया। कई बार तो इनका रवैया अच्छा लगता है, लेकिन हर बार टकराव, वही टोन, वही तेवर। मैंने तो आपको जया बच्चन का भी दिखाया, लेकिन जया बच्चन का बिहेवियर जो है वो किसी को पसंद नहीं आता, तो वहां इनका पसंद आ रहा था। लेकिन हर बार हर नेता के साथ, हर पार्टी के साथ आप सिर्फ टकराव ही पैदा करेंगे तो संसद चलाएंगे कैसे? तो सरकार को ये भी परेशानी हो रही थी। सरकार ने समझाने की कोशिश की कि भैया थोड़ा सा तो कुछ तो करो यार। तो ये है 7वां गुना। 8वां गुना भी सुन लीजिए। ये जिस दिन उपराष्ट्रपति बने दोस्तों, जिस दिन, अब जानते क्या करने लगे, जो मुझे सूत्रों के हवाले से पता चला, ये सब के साथ घूम घूम करके ये कहने लगे कि मैं तो मोदी शाह का सबसे करीबी आदमी हूँ, सबसे करीबी आदमी हूँ। किसी को कुछ भी बोल दें, किसी को कोई, मैं तो संघ का करीबी आदमी हूँ। कभी संघ का गुणगान, कभी मोदी शाह का गुणगान, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन ऐसा था नहीं भाई, इनको इनकी काबिलियत देख करके उपराष्ट्रपति बनाया गया, मगर इनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज़्यादा बढ़ गई। तस्वीर मांगना, ये करना, बड़ा विमान मांगना, बड़ा रूम मांगना। अब मोदी जी से रोज रोज तो मिल नहीं सकते। अब ये क्या करने लगे कि मोदी शाह की शिकायत करने लगे, जो सीनियर लीडरशिप है, बल्कि आलोचना तक करने लगे। संघ के नेताओं से मिले तो वहां कुछ बोल दें, यहां पहुंचे वहां बोल दें, जिनके सामने, विपक्ष के सामने जाए वहां भी बोल दें। तो ये इनका सबसे बड़ा गुनाह है कि सर्वे सर्वा मान लिया। पहले ये नैरेटिव बिल्ड करने लगे कि हम इनके करीबी हैं। जब इन लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी, इनकी गलत मांगों को नहीं माना, तो ये दूसरे पैटर्न में ढल गए और ये सत्यपाल मलिक बनने की कोशिश करने लगे। ये है गड़बड़ी। 9वां गुनाह पे आइए दोस्तों, और ये गुनाह तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। ये तात्कालिक गुनाह है, जिसके बाद सरकार को समझ में आ गया कि अब 1 सेकंड भी
इनको झेलना संभव नहीं, 1 सेकंड भी नहीं है। और वो गुनाह क्या है भाई? जब समय नहीं दिया गया, सरकार ने ऑलरेडी समय तय किया, तो इन्होंने जाकर खड़गे साहब को मौका दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ कुछ बोलते रहे, सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी करें, माहौल बनाने दें, जबकि उसमें डिबेट तय नहीं हुआ था। इसके बाद 2 महाभियोग सरकार कोशिश कर रही थी कि भाई जस्टिस वर्मा के खिलाफ पूरी सरकार, पूरा देश एक मत दिखे, विपक्ष भी साथ हो, सरकार भी साथ हो। इन्होंने विपक्ष को मौका दे दिया, तुम कर लो। क्यों किया भाई? और उसके बाद जस्टिस शेखर यादव, उनके भी लिए महाभियोग को स्वीकार करने वाले थे। तो ये इसके बाद सरकार को समझ में आ गया कि ना, अब एक पल भी नहीं चल सकता, जिसके बाद ये फैसला हुआ। और 10वां गुनाह दोस्तों, लगातार विपक्षी नेताओं से मिलना, उनके साथ। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक तो जगदीप धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं, 44 सेकंड का शानदार वीडियो अपलोड होता है 15 जुलाई को। इसके बाद अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। अब अरविंद केजरीवाल क्या है? कोई सांसद हैं? क्या ताल्लुक है दोनों में? किस विषय पर मिले? शिष्टाचार मुलाकात। लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, सरकार को भी पता चलता है। वो विपक्षी नेताओं से मिल करके सरकार की आलोचना कर रहे थे, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और ये जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, वो तो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के साथ लाया गया, कोई सरकार का पक्ष नहीं था, सरकार से बातचीत भी नहीं की। तो ये सारी गुनाह है दोस्तों। इसलिए मैंने आपको दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी है। अचानक जब चीज़ें निकलती है ना, तब समझ में आता है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई कोई फेयरवेल नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। अरे भाई, इतना झेले ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जब इतनी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक भी नहीं है, इन 10 में सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो अब आप खुद बताइए दोस्तों कि क्या धनखड़ साहब को राष्ट्रपति के पद पर रहने देना चाहिए था, या उनको निकालने का फैसला सही है, तर्कसंगत है? मुझे आपके कमेंट की ज़रूर प्रतीक्षा है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट कीजिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। आप असहमत भी हों तब भी लिखिए, आप सहमत हों तब भी बताइए। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, HB मेलोडी अब एक नए गीत की तैयारी है। आज तो नहीं, कल एक नया गीत अपलोड करूँगा। वो मंत्र होगा कर्पूर गौरम, तो उसको देखिएगा, वीडियो के साथ इसे अपलोड करूँगा। और तब तक आप प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव को लेकर जो गीत तैयार किया है उसे ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।